बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड। पिछले वीडियो में हम गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि उनके राजनीतिक विचार क्या थे। मैंने आपको बताया था कि वो एक उदारवादी नेता थे। राजनीति का आध्यात्मिकरण पे वो विश्वास करते थे, है ना। राजनीति का आध्यात्मिकरण, क्योंकि अगर राजनीति में आप धर्म को नहीं लेते हैं तो राजनीति बिल्कुल गूंगी और बहरी हो जाती है। तो वो जो थे, उनका जो राजनीति का वो आधार था, उसकी दो प्रमुख बातें थी। एक तो वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर, इंडिविजुअल लिबर्टी पे बल देते थे, और प्रातिनिधिक संस्थाएं जो जितनी भी रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन थी, वो उसमें गोखले का मत था कि ये इनकी भी स्थापना होनी चाहिए। इन दोनों को वो अपने उदारवाद में रखते थे। वो प्रसिद्ध पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन J.S. मिल के उदारवादी दर्शन से प्रभावित थे। मिल की ये बात गोखले बराबर दोहराते थे कि व्यक्तिगत स्वाधीनता के बिना मानवीय प्रगति संभव नहीं है। आपने अगर किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं दी, देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का तात्पर्य ये कभी भी नहीं होता कि व्यक्ति जो चाहे वो करे। उससे तो समाज में एक जंगल वाली व्यवस्था हो जाएगी, है ना। आपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता में ये होगी कि व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, इसका तात्पर्य ये नहीं था। इसका तात्पर्य ये था कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सारी सुविधाएं, साधन और जो भी उचित व्यवस्थाएं हैं वो उसे प्राप्त होनी चाहिए। किसी को किसी भी एक वर्ग विशेष है, सरकार ने उसको सारी सुविधाएं दे दी हैं, जबकि दूसरा वर्ग विशेष है, उसको ये सुविधाएं प्राप्त नहीं है। तो जो प्रथम वर्ग विशेष है, उसका व्यक्ति निरंतर उन्नति कर रहा है, और दूसरे वर्ग को क्योंकि वो सुविधाएं प्राप्त नहीं है, वो उस उन्नति से वंचित है। मुख्य रूप से यही उनका उदारवादी दर्शन था कि हर एक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए मार्ग मिलना चाहिए, उसे साधन मिलने चाहिए। मानवीय स्वाधीनता की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवहार में संयम बरते, तभी आज़ादी संभव होगी। जब तक देश में प्रतिनिधि संस्थाएं नहीं स्थापित होगी, तब तक आज़ादी भी संभव नहीं होगी। उनका कहना था कि ब्रिटिश सरकार ऐसी घोषणा करे और फिर संकल्प के साथ इस नीति पर आगे बढ़े। भाई, हमारे लोग चुने जाएंगे, वो जाकर विधानसभाओं में, संसद में बैठेंगे, हमारे लिए कानूनों का निर्माण करेंगे, तभी हमारा विकास होगा। और जब हमारा विकास होगा, तभी हम स्वतंत्रता की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे। अब तक क्या है, जो भी कानून बनाए जा रहे हैं, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, वो सारी ब्रिटिश गवर्नर करते हैं, ब्रिटिश लोगों के द्वारा होती है, ब्रिटिश लोगों के फायदे के लिए होती है। भारतीयों को उससे किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो उनका कहना ये था कि अगर जब तक भारत में प्रतिनिधियात्मक संस्थाएं जो हैं, उनका विकास नहीं होगा, तो भारत जो है वो स्वतंत्रता की तरफ नहीं बढ़ सकता है। तो ये घोषणा भी वो किससे करवाना चाहते हैं? ब्रिटिश सरकारों से ही ये घोषणा करवाना चाहते हैं कि भाई, आप तो अपने देश में आपने लोकतंत्र स्थापित कर रखा है, चुने हुए नेता आते हैं, वो जनता के हित में, जनता के लिए ही कानून बनाते हैं, तो भारत में भी ऐसा ही होना चाहिए। अपने प्रारंभिक जो वर्ष थे, उसमें गोखले का ये पूर्ण विश्वास था कि ब्रिटिश लोग भारत के हित में भी वैसा ही करेंगे जैसा वो ब्रिटेन में कर रहे हैं।
हालांकि ये आंशिक रूप से ही सत्य था प्रारंभ से ही, पर गोखले का प्रारंभिक विचार यही थे कि वो भारत के हित में कार्य करते अवश्य करेंगे। सरकार से उनकी जो अपेक्षा थी वो क्या थी, देखिए, सरकार के कार्य क्षेत्र के बारे में और भारतीय पृष्ठभूमि में नौकरशाही की भूमिका पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक था। गोखले ने अच्छी सरकार की कल्पना इस प्रकार की थी। अच्छी सरकार क्या? गोखले का मानना था कि अच्छी सरकार निरंतर प्रगतिशील होनी चाहिए। प्रगतिशील मतलब व्यक्ति के विकास के लिए और देश के विकास के लिए, है ना। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर मिलने चाहिए और देश की उन्नति होनी चाहिए। वह लोगों के भौतिक और नैतिक दोनों प्रकार की समृद्धि में संलग्न होनी चाहिए। स्थानीय स्वशासन के मामले में उसे लोगों को अधिक से अधिक मौका देना चाहिए। जितने लोग हैं उनको अधिक से अधिक मौका देना चाहिए सेल्फ गवर्नमेंट में। जैसे हमारे ग्राम पंचायत हैं, उन ग्राम पंचायत में गांव के लोग ही चुनकर आते हैं और गांव का सारा कार्य वही करते हैं। तो इनका भी यही उद्देश्य था। जो सेवाएं हैं उनका भारतीयकरण करना अनिवार्य है। सरकार को गतिशील होना चाहिए और जो नई समस्या आए उसको तुरंत सुलझाना चाहिए। गोखले सरकार का कार्यक्षेत्र केवल शांति एवं कानून व्यवस्था तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे, परंतु वे कहते थे कि जनता का नैतिक और भौतिक जो विकास है, उत्थान है, वो भी किसका कार्य है? सरकार का ही कार्य है। इसी तरह खेती, रेल संचार तथा शिक्षा सभी सरकार के दायित्व हैं। शिक्षा के बारे में गोखले का मत था कि यदि भारत की आर्थिक और सामाजिक काया पलट करनी है तो शिक्षा ही उसका आधार बन सकती है। देखिए, बिना शिक्षा अगर व्यक्ति को पता ही नहीं है और उसे अवसर प्राप्त भी होंगे किंतु शिक्षा के अभाव में वो कभी भी उन्नति नहीं कर पाएगा। तो उनका ये मानना था कि बिना शिक्षा के कभी भी सामाजिक बदलाव नहीं हो सकता है और जब तक सामाजिक बदलाव नहीं होगा आप राष्ट्र की उन्नति नहीं कर सकते हैं। फिर आप जो गुलामी है, आप दासत्व में जकड़े हैं, तो आप उस स्वराज्य की तरफ भी नहीं बढ़ सकते हैं। उन्होंने स्वयं प्राथमिक शिक्षा के लिए एक बिल केंद्रीय विधान परिषद में प्रस्तुत किया था। उस शिक्षा के बारे में गोखले का ख्याल था कि अंग्रेजी शिक्षा ही वहाँ सबसे अच्छा कार्य कर सकती है, क्योंकि उसके माध्यम से लोगों के विचार बदलेंगे। उनके मस्तिष्क पुरानी दुनिया के विचारों से बाहर निकलकर नई दुनिया के विचारों और बातों को समझेंगे। इसके लिए अंग्रेजी शिक्षा सा अच्छा माध्यम अन्य कोई नहीं हो सकता। देखिए, यहाँ पर आपको लगेगा कि गोखले जैसे उदारवादी नेता जो राजनीति का भी आध्यात्मिकरण करते हैं, जो गांधी जी के गुरु रहे हैं, जो अत्यधिक उदारवादी हैं, वो अंग्रेजी की बात करते हैं तो क्या वो भारतीय संस्कृति से, भारतीय भाषाओं से लगाव नहीं रखते थे या भारतीय भाषाएं उन्नत नहीं थी? देखिए, उस समय जो परिस्थिति थी, उन परिस्थितियों में ये आवश्यक था कि हम उन सब चीज़ों को जानें जिससे हमारा विकास तेजी से हो, है ना। जैसे प्राचीन भारत में अगर नालंदा और तक्षशिला के विश्वविद्यालयों में चीन के लोग पढ़ने आ सकते हैं या मध्य एशिया के और लोग पढ़ने आ सकते हैं, वो भी तो ज्ञान ही प्राप्त करने आए थे। तो इस समय हमारी आवश्यकता हो गई थी कि हम अंग्रेजी को पढ़कर वो ज्ञान हासिल कर लें जिससे हमारा विकास हो। इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं था कि हिंदी या संस्कृत
में वो ज्ञान नहीं था, पर उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में कुछ चीज़ें आवश्यक हो गई थी। तो उन्होंने भी यही कहा कि जब शिक्षा, अगर उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में दी जाएगी तो लोग अधिक से अधिक नवीन चीज़ों को जान पाएंगे और भारत का विकास होगा।